नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आज हम वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार की घटनाओं के कारण होता है। कईयों में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कईयों में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उन सभी घटनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने नेत्र दोषों के बारे में अध्ययन किया था, साथ ही प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उस वर्ण विक्षेपण के बारे में बात की थी। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या रहेगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए, सबसे पहले हम वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई अपने जो दैनिक जीवन में हम कई घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि जैसे कि आकाश में जब हम रात के समय देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सूर्योदय से कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात भी हमें सूर्य दिखाई देता है। तो ये घटनाएं क्या है? ये घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के दौरान हम किस किस घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसे वायुमंडलीय अपवर्तन, इसमें उपस्थित भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली गैसों के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो देखिए, जो वायुमंडलीय अपवर्तन है वो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रियोन है, इसके अलावा हीलियम गैस है। कई प्रकार की गैसें पाई जाती है। इन गैसों के मिश्रण में जब प्रकाश किरणें आपतित होती है तो इनके अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण प्रकाश किरणें इनमें से आपतित होती है, जिसके कारण हमें वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ घटनाओं के बारे में पता चलता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे पहली घटना हम लिखेंगे तारों का टिमटिमाना। एक घटना की और बात करते हैं, सूर्योदय से कुछ देर पहले कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। देखिए, तारों का टिमटिमाना तथा सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य हमें दिखाई देना, ये कुछ घटनाएं हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। इसके अलावा कुछ घटनाओं के बारे में हमने अपवर्तन के अंदर पढ़ा था कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक पानी से भरे गिलास में हम पेंसिल रखते हैं या कोई लकड़ी की छड़ रखते हैं या कोई भी ऐसी वस्तु रखते हैं
जो गिलास में रखने पर हमें पता चलता है कि उसके जो बाहर की जो सतह है वो और अंदर की सतह में कुछ अंतर दिखाई देता है, अर्थात वो जो पानी के अंदर की जो डूबा हुआ भाग होता है वो हमें कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी कई प्रकार की हम अपवर्तन की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर सबसे पहले तारों के टिमटिमाने के बारे में पढ़ेंगे कि तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हैं, और इसके पश्चात हम देखेंगे कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य किस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 1 नंबर तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तो देखिए क्या होता है, वायुमंडल में जब तारों से जो प्रकाश आपतित होता है, जो तारों का प्रकाश जब वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर आता है तो वो अलग अलग प्रकार की गैसों से होता हुआ नीचे तक आता है। तो क्या होता है, जो प्रकाश नीचे आता है वो अलग अलग परतों से, गैसों की जो अलग अलग परतों में से जब वो अपवर्तित होता है तो अपवर्तित होने के साथ साथ उसके जो प्रकाश किरण का जो मार्ग है उसके मार्ग में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और नीचे आते आते लगभग अलग अलग परतों से जब जो तारों का प्रकाश है वो नीचे आता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे तारे हिल रहे हो, या अपनी जो वास्तविक स्थिति है उससे अलग हमें दिखाई देते हैं और हिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस घटना के बारे में लिखते हैं कि तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए वायुमंडल तारे के प्रकाश को, वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब, हमने अपवर्तन में पढ़ा था कि जब प्रकाश किरणें होती है, आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा, जो वायुमंडल है, मतलब वायुमंडल में जो गैसों का अलग अलग घनत्व है, उस घनत्व अलग अलग घनत्व वाली गैसों की जो परतें होती है उन परतों में से जब तारों का प्रकाश नीचे आपतित होता है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति, तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति, तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। कुछ भिन्न प्रतीत होती है, जिससे तारों की प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा विचलित होता रहता है। थोड़ा थोड़ा विचलित होता रहता है। इस घटना को ही तारों का टिमटिमाना
इस घटना को ही तारों का टिमटिमाना कहते हैं। टिमटिमाना कहते हैं। इस अवस्था में तारे कभी चमकीले तथा कभी धुंधले दिखाई देते हैं। देखिए क्या होता है, वायुमंडल में जब तारों का प्रकाश आपतित होता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो अनेक प्रकार की गैसें होती है जिनका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, उन अलग अलग अपवर्तनांक वाली गैसों में से जब तारे की जो प्रकाश किरणें हैं वे पृथ्वी पर आती है तो अलग अलग गैसों के माध्यम से उनका जो प्रकाश किरणें जो होती है वे अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर। जब वे बार बार जब उनके मार्ग में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जो तारा है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भटकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात उसकी आभासी स्थिति हमें अलग दिखाई देती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? तारों का टिमटिमाना कहते हैं। और इस अवस्था में हमें कभी तो तारा चमकीला दिखाई देता है और कभी तारा हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये आपके तारों के टिमटिमाने की घटना होती है जो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होती है। आगे हम दूसरी घटना की बात करते हैं और दूसरी घटना हमारे यहाँ पे है सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। देखिए हम देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो हमें उससे पहले ही सूर्य दिखाई देना शुरू हो जाता है और काफी बड़े आकार में दिखाई देता है और सेम प्रोसेस ऐसा ही सूर्यास्त के समय भी होता है, सनसेट टाइम पर भी होता है। जब हम देखते हैं कि सूर्यास्त होने के पश्चात भी हमें कुछ देर तक सूर्य दिखाई देता रहता है, उसका आकार भी हमें काफी बड़ा दिखाई देता है और ये अधिकतर 2 मिनट तक ये ऐसा होता है। तो अगर सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य हमें दिखाई देने लगता है और सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है, अर्थात इसके अंदर सूर्योदय और सूर्य दिखाई देने के बीच में कितना अंतर है? 2 मिनट का अंतर आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के दिखाई देने में 2 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है? 2 मिनट का, अर्थात सूर्योदय से कुछ देर 2 मिनट पहले से हमें सूर्य दिखाई देने लगता है तथा 2 मिनट पश्चात तक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है। अब ऐसा होता किसके कारण से? तो कारण एक ही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। परंतु कैसे? तो हम लिखते हैं जब
सूर्योदय होता है। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न गैसों की परतों से, भिन्न भिन्न गैसों की परतों से अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है। भिन्न भिन्न गैसों की परतों से अपवर्तित होती है, जिससे सूर्य की प्रकाश किरणें क्षितिज पर पहुंच जाती है और हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। सूर्य दिखाई देने लगता है। और सेम प्रोसेस किसमें होता है? सूर्यास्त में। इसी प्रकार सूर्यास्त में भी यही घटना होती है। सूर्यास्त में भी यही घटना घटित होती है। देखिए, तो सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक भी सूर्य हमें दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण से होता है? तो वायुमंडल में उपस्थित अनेक प्रकार की गैसों के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है तो वे क्षितिज की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? क्षितिज की ओर मुड़ जाती है, जिस कारण से हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। कब दिखाई देने लगता है? सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात तक। तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण थे, वो कंप्लीट होते हैं। आगे हम इस घटना के चित्र को देखते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो स्थिति दिख रही है, यहाँ सूर्य क्षितिज के नीचे है। कहां पर है? क्षितिज के इस स्थिति में सूर्य कहां पर है? क्षितिज के नीचे है। कहां पर है? क्षितिज के नीचे स्थित है। परंतु जब अलग अलग गैसों के आवरण से जब प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तो इस प्रकार से देखिए, जब यहां से प्रकाश किरणें जा रही है तो ये इस प्रकार से मुड़ गई है। देखिए, क्षितिज की ओर मुड़ गई है और हमें सूर्य कहां दिखाई दे रहा है? इस स्थिति में हमें सूर्य दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्य अभी क्षितिज के भी नीचे स्थित है। कहां स्थित है? क्षितिज के नीचे है। परंतु जहां यहाँ पर हम पृथ्वी पर खड़े हम जब देखते हैं, ऑब्जर्वर अर्थात हम में से कोई व्यक्ति जब सूर्य को सूर्योदय से पहले देखता है तो सूर्य हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, ऊपर की स्थिति में दिखाई देता है। तो ऐसा किसके कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। जो यहाँ पर ये जो देखिए, ये जो वायुमंडल का जो आवरण दिख रहा है आपको, इस आवरण में यहाँ पर ये क्या है? ये है वायुमंडल। क्या है ये? वायुमंडल है। और इस वायुमंडल से जब गैसें, अनेक प्रकार की गैसों में से अपवर्तन होता है तो जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो क्षितिज की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? क्षितिज की ओर। और हमें सूर्य क्षितिज के ऊपर दिखाई देने लग जाता है। किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। आगे चलते हम और अगली घटना की बात करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसकी बात करते हैं? प्रकाश का
प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की बात हम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम गर्मियों के समय में अर्थात जून के महीने में जब सड़क पर चलते हैं तो हमें कुछ दूरी पर ऐसे लगता है जैसे सड़क पर पानी भरा हो। जब दोपहर के समय हम कड़कते धूप में जब बाहर निकलते हैं और सड़क पर चलते हैं तो हमें सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस घटना में हम देखते हैं कि कुछ दूरी पर हमें जो सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। इस घटना को हम कहते हैं मरुस्थल में मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? मरुस्थल में मृग तृष्णा कहा जाता है। साथ ही इसके हम देखते हैं कि आकाश का रंग शाम के समय हमें नीला दिखाई देता है और जो गहरे समुद्र होते हैं उन गहरे समुद्रों का रंग भी हमें नीला दिखाई देता है। तो आगे हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की और इसमें जो जो घटनाएं इसमें काम में आती है उन घटनाओं की बात करते हैं। जैसे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। इसके साथ ही गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। देखिए इन घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। ये सभी घटनाएं किसके उदाहरण हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है और गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई क्यों देता है। साथ ही हम बात करेंगे कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ क्यों होता है। अर्थात रक्ताभ का मतलब होता है यहाँ पर कि सूर्य का जो रंग है वो बिल्कुल लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। रक्ताभ का मतलब होता है लाल रंग अर्थात रक्त जैसा रंग क्यों दिखाई देता है। साथ ही हम एक घटना के बारे में और बात करेंगे। उस घटना का नाम है टिंडल प्रभाव। किसकी बात करेंगे? टिंडल प्रभाव की भी हम बात करेंगे। ये जो टिंडल प्रभाव है ये भी किसके कारण से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो वहां हम इन सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं कि ये सभी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुसार किस प्रकार से संपन्न होती है, ये घटनाएं किस प्रकार से घटित होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। किसकी बात करते हैं? टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। और टिंडल प्रभाव के लिए मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूं जो शायद आप लोगों ने देखी होगी। अक्सर गर्मियों के समय में ये घटनाएं ज्यादा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वायु में जो धूल के कण होते हैं, इन धूल के कण जो होते हैं वो गतिशील अधिक होते हैं। जब सर्दियों में ये घटनाएं कम देखने को मिलती है। कारण क्या है? कारण ये है कि सर्दियों में वायुमंडल में अर्थात वायु में आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक रहती है, जिसके कारण से जो धूल के कण होते हैं, जो धूल के कण या निलंबित कण जिसे हम कहते हैं अर्थात कोलोइडी कण के बारे में 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोलोइडी कण होते हैं, निलंबित कण जो होते हैं, वे गतिशील अवस्था में नहीं होते हैं। इस कारण से शीतकालीन ऋतु में हमें टिंडल प्रभाव कम देखने को मिलता है और ये घटना अधिकतर गर्मियों में दिखाई देती है। और अक्सर हम देखते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में जब किसी एक छोटे छिद्र में से प्रकाश आता रहता है, उस प्रकाश में हम देखते हैं कि कई प्रकार के धूल के कण
उसमें गतिशील दिखाई देते हैं और वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। उस छिद्र में से जो सूर्य का प्रकाश आता रहता है, उस प्रकाश में से वे जो वो कण होते हैं, धूल के कण, वे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो हम टिंडल प्रभाव के अंदर किस किस घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं? उन घटनाओं को लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, पृथ्वी का वायुमंडल, सूक्ष्म कणों, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। और इस विषमांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? कोलोइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोइडी विलयन। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, जो कोलोइडी विलयन का एक उदाहरण है। जो कोलोइडी विलयन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोलोइडी विलयन का एक उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टिंडल प्रभाव है, यह टिंडल प्रभाव अधिकतर कोलोइडी विलयन के जैसे जो विलयन होते हैं, मिश्रण होते हैं, कोलोइडी मिश्रण में ही ये प्रभाव अधिकतर गठित होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एक घटना की। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले टिंडल प्रभाव की घटना लेते हैं कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई प्रकाश किरणें, या फिर इसको ऐसे लिखें, कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तो धुएं के कण इसमें चमकते हुए एवं गतिशील दिखाई पड़ते हैं। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और ध्यान रहे, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही इस घटना का आविष्कार किया था, खोज की थी, इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव पड़ गया है। आगे हम चलते हैं और एक लाइन और इसके बारे में लिखते हैं। 2 नंबर डाल के मैं एक लाइन और लिखता हूं कि जो टिंडल प्रभाव है, इस टिंडल प्रभाव में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रकाश होता है, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, वो किस पर निर्भर करता है?
जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है वो किस पर निर्भर करता है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण, भाई जब टिंडल प्रभाव की घटना होती है तो जो कण होते हैं वे कण किस प्रकाश के किस रंग को तो अवशोषित करते हैं और कौन सा रंग वे उत्सर्जित करते हैं, अर्थात किस प्रकार का रंग वे उत्सर्जित करते हैं जिसके कारण से हमें उन कणों का रंग दिखाई देता है। तो ये घटना किस पर निर्भर करती है, तो देखिए मतलब आकार यदि छोटा होगा तो वे किसका अवशोषण करेंगे, नीले रंग का अवशोषण करेंगे। और यदि आकार बड़ा होगा तो वे किस रंग का, वे तरंग दैर्ध्य के अनुसार अपना जो रंग है उसका अवशोषण करना निर्भर करते हैं। तो आइए प्रकीर्णित प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकीर्णित प्रकाश का जो वर्ण है वह वर्ण प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग को तथा बड़े कण तरंग दैर्ध्य अधिक तरंग दैर्ध्य। देखिए प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कणों की साइज पर निर्भर करता है। जितना छोटा कण होगा वे नीले रंग को क्या करेंगे, नीले रंग को उत्सर्जित करेंगे, जबकि जितना बड़ा कण होगा वो उतने ही अधिक तरंग दैर्ध्य वाले कण को रंग को उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग को तथा बड़े कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है।
इस लाइन पर स्टार मैं लगा देता हूं। तो देखिए यहाँ पर मुख्य जो लाइन है वो आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रश्न कई बार बन जाता है कि जो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है कणों की साइज पर। किस पर निर्भर करता है, कणों की साइज पर निर्भर करता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जितना छोटा कण होगा वो उतनी कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेगा, जबकि जितना बड़ा कण होता जाएगा वो उतने ही अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करता जाएगा। तो और यदि कण इतना बड़ा हो जाए कि आवश्यकता से अधिक अगर बड़ी साइज का अगर कोई कण है तो वो सीधे ही श्वेत प्रकाश को ही प्रकीर्णित करता है, किसी विशेष रंग को प्रकीर्णित नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए यही लाइन लिखी हुई है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग को, किसके रंग को, नीले रंग को, तथा बड़े कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा हो तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा, श्वेत प्रकाश होता है। कैसा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है। यहाँ पर ये टिंडल प्रभाव की घटना कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं और दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरी घटना अपने कौन सी हो जाएगी, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। दूसरी घटना क्या हो जाएगी, स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए बात करते हैं कि स्वच्छ आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है। तो देखिए स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है। इसमें भी क्या होता है कि जब जो स्वच्छ आकाश में हम देखते हैं तो जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, नीले रंग की। इसलिए हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं इसको कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल, या हम कहें गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों, हमने अभी लिखा है कि सूक्ष्म कण नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो वायु के सूक्ष्म कणों द्वारा नीला रंग अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। इसलिए स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हमने एक लाइन पहले ही लिख दी है कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से ऊपर लिखा हुआ है कि अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित करते हैं। तो बस यही कारण हो गया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण होते हैं वे नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, जिसके कारण से हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इस बात को मैं स्टार लगा के एक लाइन और लिखा देता हूं आपको कि नीले रंग और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है उसमें कितना अंतर होता है। तो देखिए लाल वर्ण का प्रकाश
लाल वर्ण का प्रकाश की, का की जगह के कर देता हूं, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा एक पॉइंट, लगभग भी लिख लेते हैं, लगभग। तो देखिए लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 1.8 गुनी होती है। तो अब आप सोच सकते हैं कि नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी कम होती है लाल रंग के प्रकाश से। तो बताइए स्वच्छ आकाश में कौन सा रंग दिखाई देना स्वाभाविक है? नीला रंग दिखाई देना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर देखिए लाल वर्ण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये बात मैं फिर से लिख रहा हूं कि इसीलिए यही कारण है कि खतरे के निशान या कोई सिग्नल, खतरे के निशान या कोई सिग्नल लाल रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। कारण क्या है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इस कारण से यह विक्षेपित कम होता है। मैंने आपको वर्ण विक्षेपण में भी बताया था कि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इस कारण से इसका विक्षेपण सबसे कम होता है। इसीलिए खतरे के निशान हो या फिर रोड लाइटों के जो सिग्नल हो, रुकने वाले जो सिग्नल हमेशा लाल रंग के ही होते हैं। बात करते हैं हम तीसरी घटना की, बात करते हैं और तीसरी घटना अपने हो जाएगी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ अर्थात लाल रंग दिखाई देना। इस सूर्य का रंग लाल हमें क्यों दिखाई देता है? तो देखिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि हमें लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो देखिए क्या होता है, बात वहीं पर आती है कि नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है, तो जो नीला रंग है वो तो प्रकीर्णित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए वो हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है। और जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होती है, तो वो प्रकीर्णित कम होता है, इसलिए हमें सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो इस घटना को हम लिखते हैं कि जब सूर्य क्षितिज के नीचे, जब सूर्य क्षितिज के नीचे, जब सूर्य क्षितिज के नीचे, क्षितिज के नीचे या समीप होता है तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है,
इसलिए यह हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाता तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण यह प्रकीर्णित नहीं होता है तथा हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। इसलिए हमें सूर्य लाल रंग का या रक्ताभ दिखाई देता है। आगे बात समझ में क्या होता है कि जब सूर्य क्षितिज के नीचे या समीप होता है तो जो वायुमंडल है उसके द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक हो जाता है, अर्थात वायुमंडल नीले प्रकाश को अधिकांश रूप से क्या कर लेता है, प्रकीर्णित कर देता है। इसलिए नीला रंग हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाता है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, जिसके कारण से यह प्रकीर्णित नहीं हो पाता है और हमारे नेत्रों तक पहुंचता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो यह आपके प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं भी कंप्लीट होती है। देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ा और तारों का टिमटिमाना की घटना देखी। तो उस घटना में हमने देखा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अर्थात भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाली गैसों में जब तारों की जो प्रकाश किरणें हैं वे अपवर्तित होती है तो हमें तारे हिलते हुए दिखाई देते हैं और कई बार धुंधले और कई बार हमें चमकीले दिखाई देते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक भी हमें सूर्य दिखाई देता है। क्योंकि जब सूर्य क्षितिज पर आता है तो हमें जो वायुमंडल में उपस्थित जो अलग अलग अपवर्तनांक वाली गैसें होती है उन गैसों के अपवर्तनांक के कारण जब सूर्य की प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाने के कारण हमें क्षितिज पर सूर्य की किरणें दिखाई देती है, जिसके कारण हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य दिखाई देता है। आगे चलते हम देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसके कारण से होता है, कोलोइडी विलयन के कारण से या कोलोइडी मिश्रण के कारण से होता है। कोलोइडी मिश्रण क्या होता है, तो देखिए वायुमंडल में जब धूल के कण या निलंबित कण गतिशील अवस्था में रहते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, कोलोइडी विलयन कहते हैं। और कोलोइडी विलयनों में यदि किसी छिद्र में से सूर्य का प्रकाश आपतित होता रहता है तो सूर्य के प्रकाश में हमें ये कोलोइडी विलयन चमकीले दिखाई देते हैं और गतिशील अवस्था में दिखाई देते हैं। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे चलते हैं तो टिंडल प्रभाव में हमने एक बात विशेष रूप से पढ़ी कि जो प्रकीर्णित प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कणों की साइज पर। कण जितना छोटा होगा वे उतने ही नीले रंग को प्रकीर्णित करेंगे, जबकि जितना बड़ा कण होता जाएगा वो उतनी ही अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करते जाएंगे। और इसके साथ ही हमने स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ये किस प्रकार से होता है, तो इसमें भी हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की कि जो छोटे वायुमंडल में उपस्थित जो वायु के कण होते हैं
बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म कणों के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण से हमें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके पश्चात हमने पढ़ा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण भी क्या है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है तो इसका प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है, जबकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है और इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण से हमें सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, तो हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों में हम कौन कौन से प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहला तो मानव नेत्र का नामांकित चित्र, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। ये प्रश्न कई बार राजस्थान बोर्ड 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इस प्रकार का एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। साथ ही दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मानव नेत्र में होने वाले दोषों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और इसमें हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। तीसरा हम बात करेंगे मोतियाबिंद आदि। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मानव नेत्र में होने वाले दोषों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, कोई दो पर या कोई एक पर। उसमें आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, मोतियाबिंद आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा इसमें, तो देखिए अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्ण विक्षेपण की घटना को समझाइए। वर्ण विक्षेपण की घटना को समझाइए। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, तो अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, कितनी होती है। नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है। साथ में यह भी बन सकता है कि निकट बिंदु, नेत्र के निकट बिंदु व दूर बिंदु को परिभाषित कीजिए। को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि समझाइए कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। इसी प्रकार से प्रश्न ये भी बन सकता है कि समझाइए कि सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य क्यों दिखाई देता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, समझाइए। तो इस प्रकार कई ऐसे प्रश्न
इस पाठ में से बन सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ में आएंगे और एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको उस पाठ के उसमें से कितने प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ताकि आपको कक्षा 10 के जो विज्ञान विषय है उससे संबंधित आवश्यक जानकारी और आवश्यक नोट्स आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।